गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। आज के सेक्शन में हम भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट का एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफिकल थॉट में शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि whenever you write about the geographical thoughts, the section of geographical thought, it means you have very plus point in your examination. आप उन चीज़ों में आपको एक बेहतर ज्योग्राफी की नॉलेज रखने वालों में गिना जाता है, माना जाता है, अगर आप इस सेक्शन को बहुत बेहतर ढंग से लिखते हैं। सो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कुछ वर्ष की ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन नहीं भी रहे हैं, लेकिन जिस वर्ष ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपका एक क्वेश्चन अगर इसको लिखते हैं तो आपका एक प्लस एरिया बनता है। मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं और स्टेप्स वाइज जितनी भी इस एरिया के स्टेप्स हैं उसको आप मेरे साथ ही याद करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो क्लास के दौरान जितना इंटरेक्शन होता है, जो चीज़ हम बात कर पाते हैं, वो चीज़ हमें जल्दी याद होता है। अगर उन चीज़ों को आप नोट से देख लें तो और भी सहजता से याद हो जाता है। बुक्स हमें लैंग्वेज ज़रूर बनाता है, इस चीज़ों को समझने में क्लास ज़्यादा मदद करता है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। सो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन या मात्रात्मक क्रांति, इस विषय वस्तु पे हमारे जो एरियाज हैं स्टडी का, उस एरिया को मैं पहले नोट करवा दूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये जानना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मात्रात्मक क्रांति है क्या, भूगोल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यह क्यों उपयोगी हुआ, भारत भौगोलिक अध्ययन के लिए इसकी क्या ज़रूरत थी। सो इसका डिफिनीशन एरिया, इसका बैकग्राउंड, पहले इसको पढ़ लें। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो विकास हुआ वो अवस्थाओं में हुआ, स्टेजेस में हुआ। तो विभिन्न दशकों में 1950 के बाद, 60 के दशक के बाद अभी तक कई अवस्थाओं में हुआ और भूगोल में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। नहीं तो आज के दिन में भूगोल एक इस तरह का विषय नहीं होता जिसकी एक व्यवहारिक और सामाजिक, आर्थिक और हमारे वातावरण के ज़्यादा उपयोग हो। सो इस चीज़ ने भूगोल को ज़्यादा उपयोगी बनाया है, इस मेथड ने। इनकी अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया उससे क्या लाभ हुआ। आप इसको लाभ लिख सकते हैं या इस एरिया का इम्पैक्ट लिख सकते हैं, प्रभाव। सो यू कैन राइट ऑल्सो द मेरिट्स ऑफ दिस रिवोल्यूशन। एंड द फोर्थ एरिया जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसकी आलोचना, दैट इज क्रिटिसिज्म। तो अगर हम ये चार पहलुओं को बहुत ही सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, उसकी समझ बना लेते हैं, तो एग्जामिनेशन लिखना आसान हो जाएगा। तो बात करते हैं, आप इंग्लिश में लिख लीजिए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, हिंदी में हमने लिख रखा है यहाँ मात्रात्मक क्रांति। सबसे पहले देखिए कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग से शुरुआत कीजिए इसका कि मीनिंग क्या है। मात्रा है, दैट इज क्वांटिटी। मात्रा अर्थ ये हुआ कि भूगोल 1950 से पहले समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। 1950 से पहले भूगोल एक ऐसा विषय था जो एक वर्णनात्मक विषय था, एक इडियोग्राफिक था। वर्णनात्मक को बोलते हैं हम इडियोग्राफिक। एक ऐसा विषय जिसमें हम प्रदेशों का, भौगोलिक तत्वों का वर्णन करते थे। सो इसमें वैज्ञानिकता कम थी, वर्णन ज़्यादा था, निष्कर्ष निकालना मुश्किल था। सो वर्णनात्मक एक विषय वस्तु के रूप में भूगोल इससे पहले था। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव दर्शन शास्त्र का था, इसका दार्शनिक पक्ष ज़्यादा था, सबल था। फिलॉसफिकल एरिया ज़्यादा महत्वपूर्ण था और यह एक अनुभविक विज्ञान था। अनुभविक था यानी क्या, इंपीरियल था। उसको लिखेंगे हम, यह इंपीरियल था।
तो ये चीज़ें थी बिफोर 1950, 1950 से पहले। ऐसी स्थिति में मुश्किल ये था कि हम अगर किसी तथ्य की पहचान करने के बाद अगर ये जानना चाहते थे कि ये गलत है सही है आंकड़ों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे, तो ये मुश्किल होता था। सिर्फ एक अनुभव के आधार पे हम उसका एक निष्कर्ष निकालते थे। ये ऐसा हुआ कि 1949 में एक कांग्रेस हुआ, इंटरनेशनल जो कह सकते हैं कि सोशल साइंस कांग्रेस। उसमें ये बात आई कि इसमें हम मैथ का उपयोग करें, कंप्यूटर समय ज़्यादा आया नहीं था, स्टैटिक्स का उपयोग करें, तो इसके द्वारा हम वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसी बातें आई कि अगर हम भूगोल में इस वैज्ञानिक विषय वस्तु को ले आए तो इससे होने वाला निष्कर्ष वो आपका साइंटिफिक होगा और उसकी जांच हो सकेगी, कॉज एंड इफेक्ट को हम एक्यूरेटली बता पाएंगे। इस विधि को कहा गया मात्रात्मक क्रांति। इसको इंट्रोडक्शन में लिखिए, इसको 1950 से पहले भूगोल एक इडियोग्राफिक या वर्णनात्मक विज्ञान था। बिफोर 1950 भूगोल ज्योग्राफी वॉज एन इडियोग्राफिक साइंस। इट वॉज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस एंड रीजन, जिसमें पृथ्वी की सतह और प्रदेश का वर्णन किया जाता था। सो इट वॉज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस एज अ सब्जेक्ट मैटर, जिसमें विषय वस्तु का वर्णन किया जाता था। दिस सब्जेक्ट हैज अ डेप्थ फिलोसफिकल बेस। इस सब्जेक्ट का, इस विषय का दार्शनिक पक्ष बहुत ही सबल था और दार्शनिक आधारों पर विषय वस्तु की जांच होती थी। एंड वी यूज्ड टू फाइंड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफिकल बेस। यह एक अनुभविक विज्ञान था। इट वॉज एम्पीरियल सब्जेक्ट, जिसमें वैज्ञानिक निष्कर्षों को निकालना मुश्किल था। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ साइंटिफिक कंक्लूजन। ये पहले की बात थी। लेकिन जिसके कारण 1949 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कांग्रेस में या कॉन्फ्रेंस में, ऐसा कहिए, सोशल साइंस कांग्रेस में एक विचार किया गया कि भूगोल में गणित सांख्यिकी का उपयोग किया जाए। In 1949 it was decided to use mathematics and statistics in geography, and this process was named as quantitative revolution. इस प्रक्रिया को मात्रात्मक क्रांति कहा गया। भूगोल में एक ऐसी अवस्था आ गई थी, एक ऐसा प्रोसेस आ गया था कि भूगोल को कुछ विश्वविद्यालयों ने पढ़ाना बंद कर दिया था और वहाँ पे उसकी पहचान मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ये सारे ऐसे पक्ष थे जहाँ पे हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते थे और वो बहुत बड़ा रिलेवेंट ना रह गया था। तो इस मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल में एक नया आयाम जोड़ा और फिर वैज्ञानिक निष्कर्ष के आधार पर भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा। इस प्रक्रिया को, इस विचार को मात्रात्मक क्रांति या हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कि भूगोल में उन चीज़ों का उपयोग, गणित का, सांख्यिकी का और कंप्यूटर का उपयोग कहलाता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अब देखिए, इस जो रिवोल्यूशन का बेस जो है उन चीज़ों से जोड़िए। जो इस रिवोल्यूशन का जो स्टेजेस आया उसे हम 4 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। लिखिए, देयर आर 4 stages of क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। मात्रात्मक क्रांति की 4 अवस्थाएं
भूगोल के इतिहास में देखा गया है। इन द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट वी हैव 4 स्टेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। द फर्स्ट स्टेज जो है दैट्स अ यूज ऑफ सांख्यिकी लिखिए, या उसको लिखेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का उपयोग उसमें देखा जाएगा। दूसरा जो है, दूसरी अवस्था जिसमें हम कोरिलेशन को देखते हैं, सहसंबंध को देखते हैं, ये हुआ दैट इज कोरिलेशन। तीसरी अवस्था में हम मॉडल फॉर्मेशन या फिर मॉडल के निर्माण को देखते हैं। और जो चौथी अवस्था है उस अवस्था में हम GIS, GPS एंड कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट या क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अगर इसको हम एजेस में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। वी हैव एजेस ऑफ these revolution और 4 stages। अगर इसको पहले को लिख दीजिए तो वो 1950 से 58 तक, दूसरी अवस्था को 1958 से लेकर 68 तक, तीसरी अवस्था को 1968 से 78 तक, और चौथी को 1978 से अब तक। Right? So, right as a point, in the history of geographical thought, there are 4 stages of quantitative revolution। लिखिए कि मात्रात्मक क्रांति के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था 1950 से 58 तक, जिसमें स्टैटिकल मेथड का उपयोग किया गया प्रारंभिक रूप में। द सेकेंड वन फ्रॉम 1958 टू 68, 1958 से लेकर 68 तक, it was the age of study of correlation based on statistical data, जो सहसंबंधों के आधार पर और सांख्यिकी के नियम के आधार पर सहसंबंधों को पढ़ना इसका उद्देश्य था। So the main motive was to study correlation based on statistical data। And the third one, that is 1968 to 78, जो 1968 से 1978 तक का एज है। इसमें मॉडल निर्माण को शामिल किया जाता है। इसमें कई मॉडल विकसित किए गए जो भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बनाए गए। So there are so many models developed during 1968 to 78, and after that 1978 there is use of computer, GIS and GPS for geographical study। So ये 4 अवस्थाओं को हम डिटेल पढ़ लें, इसमें जाने कि ये चारों अवस्थाएं किस रूप में थी और किस प्रकार आए। अब देखिए, ये 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है, द फर्स्ट स्टेज, उस स्टेज को हम कहते हैं द यूज ऑफ स्टैटिक्स या सांख्यिकी का उपयोग या स्टैटिस्टिक्स का उपयोग। इसमें देखिए माध्यिका और केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी, उसका अध्ययन, इन सबों के द्वारा भौगोलिक निष्कर्षों को निकाला गया। आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियम, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारी चीज को। सो केंद्रीय मान, मध्य माध्यिका का अध्ययन भौगोलिक आंकड़ों में शामिल हुआ और इन आंकड़ों के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण शुरू हुआ। आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में
इसका उपयोग हुआ। जैसे देखिए कि हम प्राइमरी डेटास को कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन का डेटा हो, एग्रीकल्चर का डेटा हो, इंडस्ट्रियल डेटा हो। पहले क्या होता था कि इस स्टैटिक्स का उपयोग हम ज्योग्राफी में नहीं करते थे। सो 50s का दशक जो था, पहली बार it come the use of mean, median, mode and central tendency for geographical analysis। अब इस अवस्था में जिन ज्योग्राफर ने काम किया, हर एक अवस्था में आप एग्जाम्पल दे दीजिए तो बेहतर होगा। एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था वीवर। वीवर का नाम सुना होगा। सो वीवर जो है, वीवर ने सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन थ्योरी। सो अमेरिकी व्यवस्था में कृषि के लिए सिद्धांत आया जिसको हम वीवर का फसल संयोजन सिद्धांत के रूप में जानते हैं। फिर इसी में देखिए कि ईस्ट का एक थ्योरी आया जो अमेरिका में मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी से रिलेटेड था। मॉर्फोलॉजी ऑफ अमेरिकन सिटी से रिलेटेड था। ये दोनों ऐसे सिद्धांत थे जो प्रारंभिक तौर पे सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग किए और उसमें भौगोलिक तथ्यों का विश्लेषण किया। सो फर्स्ट स्टेज को लिखिए फ्रॉम 1950 टू 58। लिखिए 1958। लिखिए पहली अवस्था में सांख्यिकी का उपयोग भूगोल में शामिल हुआ। In the first stage, it was the use of statistics in geography, and it was use of mean, median, mode, and central tendency for the analysis of geographical phenomena. भौगोलिक विश्लेषण के लिए मध्य, माध्यिका और केंद्रीय मान का उपयोग किया गया, जिसमें प्रारंभिक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए इसका उपयोग हुआ। It was used for the analysis of primary data. इन आंकड़ों के उपयोग के बाद जो पहली शुरुआत हुई वो भूमि उपयोग, कृषि उपयोग और नगर के क्षेत्र में किया गया। इट वॉज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द लैंड यूज पैटर्न ऑफ कंट्रीज, जिसमें देश के भूमि उपयोग, कृषि उपयोग और नगर के लिए इसका उपयोग किया गया। इन फर्स्ट फेज लिखे की पहली अवस्था में वीवर ने अमेरिका में क्रॉप कॉम्बिनेशन थ्योरी दिया। इट वाज फसल संयोजन लिख सकते हैं। क्रॉप कॉम्बिनेशन को लिखेंगे हम क्रॉप कॉम्बिनेशन, या इसको लिखेंगे फसल संयोजन का सिद्धांत दिया। ईस्ट ने अमेरिकी नगरों के लिए अमेरिकी नगरों की आकारिकी पे काम किया। एंड ईस्ट एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ अमेरिकन सिटीज। सो पहली अवस्था में भूगोल में पहली बार स्टैटिक्स का उपयोग इन चीज़ों के लिए हुआ, फॉर लैंड यूज, फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन अमेरिकन सिटीज। सो एक पहली अवस्था थी जिसको आप थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए कि सांख्यिकी का उपयोग प्रारंभिक तौर पे 1950 से 58 तक किन किन चीज़ों के लिए किया गया। अब देखिए दूसरी अवस्था, दैट इज सेकेंड स्टेज 1958 टू 68। ये दूसरी अवस्था थी। इसमें जो काम हुआ उसको हेडिंग बना दीजिए तो एग्जामिनर को बेहतर होगा। दैट इज अ कोरिलेशन। कोरिलेशन पे काम हुआ, दैट इज सहसंबंध। एक सहसंबंध में क्या हुआ कि एक कॉज इफेक्ट के रूप में अगर एक चीज का हायरार्की बनता है तो दूसरे पे क्या संबंध पे असर पड़ेगा, इसका अध्ययन हुआ। एक पर्सन का नाम जानते होंगे अमेरिका में, उसका नाम था जेके जिफ। जेके जिफ ने कोटि आकार नियम दिया था। कोटि आकार के नियम दिए थे। अगर हम इसको इंग्लिश कर दें तो हो जाएगा रैंक एंड
साइज थ्योरी। तो उन्होंने कोरिलेशन को इस तरह यूज किया, आप इसको समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सपोज एक बड़ा सिटीज है, इसके बाद सिटी क्रमशः रैंकिंग में आते हों, तो कहा कि पहले सिटी का दूसरे सिटी का रिलेशन 1/2 होगा, ये 1/3 होगा, 1/4 होगा, सो ऑन 1/n होगा। ऐसा उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का एरिया और रैंकिंग इस प्रकार सेंटर से बाहर की ओर रैंक में आता जाएगा। सो इन्होंने पहले नगर, दूसरे नगर और तीसरे नगर के सहसंबंधों को सांख्यिकी सूत्रों के आधार पर, सांख्यिकी मूल्यों के आधार पर बताया। सो ये एज था आपका कोरिलेशन का एज, जिसमें इस कोरिलेशन के आधार पे सम ऑफ द थ्योरीज का विकास हुआ। लिखिए 1958 टू 1968, 1958 से लेकर 68 तक एक ऐसा युग था जिसमें सांख्यिकी सूत्रों के आधार पर सहसंबंधों का अध्ययन किया गया। सो इट वाज एज फॉर द स्टडी ऑफ अ कोरिलेशन बेस्ड ऑन स्टैटिकल डेटास, and the prime geographer, the major geographer of this age was J.K. Jiff. J.K. Jiff पहले विद्वान थे जिन्होंने इस सहसंबंधों का उपयोग करके नगर के रैंकिंग पे काम किया। सो इन 1959 इन्होंने ये रैंकिंग पे काम किया। लिखिए कि इन्होंने कोटि आकार नियम के द्वारा नगरों के सहसंबंधों को बताया। On the basis of ranking size rule, he explained the correlation between the cities from major area to outside area. उन्होंने प्रारंभिक नगर और उस पर निर्भर नगर के क्रम को इस रूप में बताया। जैसे केंद्र से बाहर की ओर जाने पर 1/2, 1/3, 1/4 वो पॉपुलेशन क्रमशः घटता जाएगा। सो पहले नगर का जो जनसंख्या होगा उसका जो दूसरे नगर से रिलेशन होगा 1/2 होगा, बाहर जाने पे 1/3 और इस प्रकार दूरी के क्रम में वह घटता जाएगा, संख्या उसकी घटती जाएगी। इस नियम को उन्होंने कहा कोटि आकार नियम और रैंक एंड साइज रूल। सो इस एज के ज्योग्राफर में आप 1958 से 68 के ज्योग्राफर में आप जेके जिफ को लिख जाइए कि उन्होंने कोटि आकार नियम के द्वारा नगरों के आकार नगरों की जनसंख्या के आकार पे काम किया। यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाने पर जितने रैंक का सिटी होगा उसका पॉपुलेशन क्रमशः कम होता जाएगा इन रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, जितनी दूर रैंक होती जाएगी। तो ये एज था, वो एज था आपका इस तरह का जो कोरिलेशन का था। सो तीसरा एज आया, वो एज आया मॉडल निर्माण का। मॉडल आप कहेंगे 1958, 68 टू 78, ये तीसरा फेज था। अब देखिए इस एज के जो मेजर ज्योग्राफर थे उन्होंने ज्योग्राफी के बहुत बड़े परिवर्तन लेके आए। ज्योग्राफी में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन आया मॉडल के द्वारा। इसमें जो मेजर ज्योग्राफर था वो पीटर हैगेट थे। पीटर हैगेट ये ज्योग्राफर आए। सेकंड जो है पीटर हैगेट के बाद चॉर्ले का नाम लिखिए, चॉर्ले। और तीसरे ज्योग्राफर का नाम लिखिए जो डेविड हॉर्बे, जिन्होंने तंत्र उपागम भी दिया था। सो ज्योग्राफी में ये क्रमशः विकास आया। सो पीटर हैगेट, चॉर्ली, आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों नाम ही है, उसको लिख सकते हैं। सो ज्योग्राफी में मॉडल पे पूछा जाएगा कि मॉडल इन ज्योग्राफी में जो काम किया वो ज्योग्राफर था चॉर्ली एंड हैगेट। वैसे भी कहा जाता है कि जो मात्रात्मक क्रांति में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला अगर कोई ज्योग्राफर था वो था चॉर्ली एंड हैगेट, और इसको सपोर्ट किया तंत्र उपागम के द्वारा वो डेविड हॉर्बे ने किया। सो इन लोगों ने मुख्यतः मॉडल के निर्माण के लिए काम किया। लिखिए थर्ड फेज, लिखिए तीसरी अवस्था में वैज्ञानिक
आधार पर और सांख्यिकी के सूत्रों के आधार पर मॉडल के निर्माण का कार्य हुआ। इन थर्ड स्टेज ज्योग्राफर इंट्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटास। इन ज्योग्राफरों में या इन भौगोलवेताओं में पीटर हागेट, चॉर्ले और डेविड हार्वे का नाम प्रमुख है। There are three major geographers for model making: पीटर हैगेट, चॉर्ले एंड डेविड हार्वे। ये सभी अमेरिकी भूगोलवेताओं थे जिसने मॉडल निर्माण पे काम किया। These are American geographer work for model making and they revolutionized the use of mathematics in geography। और इन लोगों ने ज्योग्राफी में गणित का उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग को बहुत ही पावरफुली यूज किया एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म ज्योग्राफी ड्रास्टिकली, जिसके कारण भूगोल एक व्यापक पैमाने पे परिवर्तन हुआ और एक रिलेवेंट सब्जेक्ट बना, एक उपयोगी सब्जेक्ट बना। अब देखिए यहाँ पे जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये जितने काम किए वो मुख्यतः अमेरिकी ज्योग्राफर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिकी ज्योग्राफर ही इन पे मॉडल का निर्माण किया। बाद के दिन में यूरोपियन ज्योग्राफर्स जैसे बॉन थ्यूनन का नाम सुनेंगे और अदर ज्योग्राफर का नाम सुनेंगे, उन लोगों ने कृषि के लिए, अर्बन एरियाज के लिए और अदर ज्योग्राफी के लिए काम किया। उसमें मुख्यतः जर्मन ज्योग्राफर का नाम ज़्यादा आता है, सो इसमें लिख दीजिए आगे। लेकिन मात्रात्मक क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिकी भूगोलवेत्ता का है। द मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इज फ्रॉम अमेरिकन ज्योग्राफर बट इट वाज यूज्ड बाय जर्मन ज्योग्राफर आल्सो। लेकिन इसका उपयोग आगे चलकर जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने किया एंड इट बिकम वेरी यूजफुल फॉर मॉडल मेकिंग फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरिया। बाद में चलकर इसका उपयोग उद्योग, कृषि और नगरीय क्षेत्र के मॉडल के निर्माण के लिए किया गया। सो ये थर्ड स्टेज था जिसमें ज्योग्राफी का एक रूप परिवर्तित हुआ और आधुनिक रूप के करीब आया ज्योग्राफी। नाउ वी हैव द फोर्थ स्टेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। इट्स द यूज ऑफ कंप्यूटर, जीपीएस एंड जीआईएस। आप लिख सकते हैं 1978 टू टिल नाउ, आज के डेट तक फोर्थ स्टेज को लिखिए 1978 से अब तक। लेकिन इस एज में भूगोल का स्वरूप बहुत ही परिवर्तित हुआ। In this stage there is a drastical change in the face of geography because it was massive use of computer, GIS and GPS in geography। भूगोल में मानचित्रण के लिए, आंकड़ों के संग्रह के लिए, उसके विश्लेषण के लिए GIS का यूज हुआ, GPS का यूज हुआ, रिमोट सेंसिंग का उपयोग हुआ और इन चीजों ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित करने का काम किया। So after 1978 it was heavy use of computer, GIS and GPS. It has transformed the face of geography as a scientific subject and we begin to find out a scientific conclusion based on the recorded data by GIS and GPS। GIS और GPS के द्वारा संग्रहित आंकड़ों के द्वारा हम वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच पाए और भौगोलिक तथ्यों का सही पिक्चर, सही इमेज विश्लेषण के रूप में आया। सो ये चीज़ें भारत का, विश्व का जो सबसे आधुनिक रूप नजर आया जो आपने इसको पढ़ा। सो फोर्थ स्टेज को, चारों स्टेज को बता जाइए जो मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को दिया। अगेन मैं चारों अवस्थाओं को बताऊं। पहले द यूज ऑफ स्टैटिक्स, द सेकेंड इट्स यूज ऑफ कोरिलेशन एंड मॉडल एंड द थर्ड इज यूज ऑफ GIS, GPS इन ज्योग्राफी। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, लाभ क्या क्या हुआ, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट। सबसे पहले देखिए कि डेटा कलेक्शन रिलायबल हो गया और आसान हो गया। अब जैसे कि हम देखिए आज के दिन में डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिसोर्स डेटा को,
इन चीज़ों का संग्रह रिलायबल रिमोट सेंसिंग के द्वारा हो जाता है। वन क्षेत्र का, जल क्षेत्र का, भूमि का, सॉइल का जितना सर्वेक्षण है, उनके आंकड़ों का संग्रह बहुत ही आसान हो गया, सर्वे करना आसान हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गया कि रिलायबल हो गया, इस पे विश्वसनीय हो गए, ये आंकड़े जो हैं वो विश्वसनीय हो गए, रिलायबल आंकड़े हमारे पास आ गए। तीसरा ये हुआ कि इन आंकड़ों का कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना आसान हो गया। अगर आप उसका कंक्लूजन आंकड़ों का सामने रख के विश्लेषण करें, देखिएगा कि जो रिमोट सेंसिंग का डेटा है, डिजिटल डेटाज हैं, उसको आप बहुत रिलायबल ढंग से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उस पर बहुत सारे अर्थों में आप बेहतर उसका परिणाम निकाल सकते हैं, जो पहले संभव नहीं होता था। जो फोर्थ एरिया है, रीजनल डिमार्केशन, आसान हो गया। जो प्रादेशिक सीमांकन, ये आसान हो गया। अब देखेंगे कि हमने अभी कॉपिंस की थ्योरी में पढ़ा, AFAWAS, ये सारी चीज़ स्टैटिक्स डेटा से बड़ी आसान हो गया। या फिर रिमोट सेंसिंग का डेटा है तो आप कह सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, डिसीडियस फॉरेस्ट एरिया है, उसके कैरेक्टर को सीमांकित करना बहुत ही आसान हो गया। पांचवा चीज़ ये हो गया कि मॉडल का निर्माण आसान हो गया। जो इन आंकड़ों के आधार पे जो मॉडल बनता है वो बहुत ही एक्यूरेट इमेज बताता है और उसका उपयोग हम भूगोल में तर्क संगत रूप में कर पाते हैं। सो लिखिए, द बेनिफिट ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति से क्या फायदा हुआ। लिखिए, सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह आसान हो गया। It become very easy to collect data by remote sensing, computer and other sources. अन्य स्रोतों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा या दूर संवेदी संयंत्रों के द्वारा आंकड़ों का संग्रह आसान हो गया। सेकेंड, द डेटा इज मोर रिलायबल देन अर्लियर। पिछले की तुलना में, पहले की तुलना में आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय हैं और उसका विश्लेषण बहुत आसान है। थर्ड लिखिए, इन आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान है। बेस्ड ऑन दिस डेटा वी कैन फाइंड आउट एक्यूरेट कंक्लूजन। एंड द फोर्थ वन यू राइट, रीजनल डिमार्केशन, इसके द्वारा प्रदेशों का सीमांकन आसान हो गया। सो वंस वी हैव द वेरी क्लियर डेटा अबाउट द रीजन्स वी कैन फाइंड आउट द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन। सो प्रदेशों का सीमांकन आसान हो गया। एंड द लास्ट वन यू राइट, These processes are very useful for model making. अगर ये सभी प्रक्रिया भूगोल में है तो इसके द्वारा मॉडल का निर्माण आसान हो गया। तो ऐसे कंडीशन में मॉडल मेकिंग और इन सारे कंडीशन में भूगोल एक वैज्ञानिक और उपयोगी सब्जेक्ट बना, जिसका कंट्रीब्यूशन मात्रात्मक क्रांति को जाता है। अब देखिए, हर एक क्रांति, हर एक चीज़ अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता है। उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि मात्रात्मक क्रांति की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली इवेलुएट द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। सो उसमें लास्ट में हम आलोचना को, क्रिटिसिज्म को लिखते हैं। सो आलोचना में पहले लिखिए ये भी है पॉजिटिविज्म। इसको लिखिए मात्रात्मक क्रांति प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज वेरी क्लोज टू पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में ये कहता है कि अगर वैज्ञानिक निष्कर्ष के द्वारा हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं तो वह सत्य के करीब है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म और प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के करीब है। इसमें बताइए, इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको कॉन्सेप्ट से लेके चलिए, सभी वाद को जोड़ दीजिए। हम पहली बातों को लाते हैं,
मार्क्सवाद ये मानता है कि अगर हम गणित का उपयोग करते हैं, साइंस का उपयोग करते हैं, तो वो पूंजीवाद के ज़्यादा करीब है और पूंजीवादी विचारधारा के द्वारा गरीबी और अमीरी का अंतर ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए यह सिद्धांत और यह मान्यता भूगोल में लाना ज़्यादा बेहतर नहीं है। सो इसको लिखिए, इट इज़ वेरी क्लोज टू पॉजिटिविज्म एंड इट इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय मार्क्सिस्ट व्यूज़। मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि गणितीय निष्कर्ष के द्वारा लाभ का सिद्धांत बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कंक्लूजन द सोसाइटी इज वेरी क्लोज टू कैपिटलिज्म। समाज पूंजीवाद के करीब होता है। सो इट क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। इसके द्वारा गरीबी और अमीरी में ज़्यादा अंतर आता है। द सेकेंड जो विचारधारा है वो व्यवहारवादी का है। व्यवहारवादी विचारधारा बिहेवियरल ज्योग्राफी ये बताता है कि इसमें मानव व्यवहार का विश्लेषण गणित के द्वारा नहीं हो सकता है। बातें जितनी सही हो, लेकिन ये मानते हैं कि भारत जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन इमोशंस हैं, उसका कंक्लूजन, उसका कैलकुलेशन हम वैज्ञानिक टर्म में या वैज्ञानिक नंबर्स में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें इसका उपयोग ज्योग्राफी जैसे विषय में ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लिखिए, सम बिहेवियर थिंकर बिलीव मैथमेटिक्स और द यूज ऑफ साइंस कैन नॉट कैलकुलेट ह्यूमन बिहेवियर। लिखिए कि गणित और कंप्यूटर के द्वारा मानव के व्यवहार का मूल्यांकन नहीं होता है। भूगोल जैसे विषय में पूर्णतः गणित का उपयोग बेहतर नहीं है। सो इट इज़ नॉट गुड टू यूज मैथमेटिक्स एज अ कंप्लीट वे ऑफ कंक्लूजन। इट इज़ नॉट गुड फॉर ज्योग्राफिकल एनालिसिस। अब देखिए, पूर्णतः सही चीज़ को नकार देना ये तो अच्छा नहीं है। गणित का उपयोग कुछ हद तक अच्छा है। अगर गणित का उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाए, सिर्फ गणित का ही उपयोग हो जाए, तो भूगोल एक नीरस सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरे ज्योग्राफर हैं वो मानवतावादी हैं। मानवतावादी ये कहते हैं कि यह वातावरण और मानव के संबंध को गणितीय रूप से नहीं व्यक्त किया जा सकता है। So, humanist geographers believe the environment and human relation cannot be described in mathematical terms. So, गणित के उपयोग के द्वारा मानव और वातावरण के संबंध की व्याख्या नहीं हो सकती है। इसलिए पूर्ण रूप से सांख्यिकी का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग भूगोल को एक बेहतर सब्जेक्ट, बेहतर विज्ञान के रूप में नहीं बना सकता है। सो ये एरिया है जिसमें जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म के द्वारा भूगोल में इन चीज़ों को लाया कि भूगोल में जो ये चीज़ है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और साइंस, ये चीज़ें इस रूप में अच्छा नहीं है। देखिए, इनकी भी बातें कुछ सही है कि पूर्ण रूप से अगर गणित का ही उपयोग हो तो भूगोल की जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो एक विषय पढ़ने वाला ना हो कि कैलकुलेशन का सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन भूगोल में ये चीज़ तो पॉजिटिव चीज़ जरूर दिया है जिसके द्वारा आप GIS, GPS मॉडल्स को पढ़ सकते हैं। सो भूगोल शुड बी, ज्योग्राफी शुड बी द ब्लेंड ऑफ बोथ, द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड द एनालिसिस ऑफ मॉडल्स ऑल्सो। इस रूप में इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। सो लिखिए निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखिए मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल के स्वरूप को परिवर्तित किया है। द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हैज चेंज्ड द फेस ऑफ ज्योग्राफी। इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी फिलोसोफर्स, जिसकी आलोचना बहुत सारे दार्शनिकों ने की है। मार्क्सवादी, व्यवहारवादी और मानवतावादी विचारकों ने किया है। इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय मार्क्सिस्ट व्यूज, बिहेवियर व्यू एंड द ह्यूमनिस्ट व्यू। इन सभी के द्वारा आलोचना की गई है। बट इन अ कंक्लूजन वी कैन से इट हैज चेंज्ड द फेस ऑफ ज्योग्राफी एंड सब्जेक्ट बिकम वेरी यूजफुल आफ्टर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और अंत यह कह सकते हैं कि तकनीकी के उपयोग के द्वारा यह विषय ज़्यादा उपयोगी बना है, बल्कि पहले जो अनुभविक विज्ञान था, एक डिस्क्रिप्टिव वीडियोग्राफिक ज्योग्राफर था, उसकी तुलना में
मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को एक नया स्वरूप दिया है. So earlier geography was ideography and imperialist. Now it is more scientific, more relevant for the society and for the uses. So आज के दिन में यह ज़्यादा उपयोगी है समाज के लिए भी और एज विषय के रूप में भी. तो स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको थॉट के एरिया से क्वेश्चन आता हो तो आप इसको ज़रूर लिखें. क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एक बहुत अच्छा एरिया है. इसमें कुछ अगर जोड़ना चाहिए तो और भी अगर शब्दों की कमी अगर आपको लगे तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे. द यूज ऑफ quantitative revolution in different area of geography, like you have used in physical geography, used in climate, यूज इन अर्बन एरिया, यूज इन एग्रीकल्चर, और उसी कुछ सिद्धांतों को लिख दें तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा. भले ही वो सिद्धांत पहले बना हो इस रिवॉल्यूशन से पहले, बट देखेंगे कि वो चीज़ें एक सिद्धांतीकरण के रूप में ज़्यादा उपयोगी हो गया होगा. जैसे देखिए कि आपका स्लोप एनालिसिस है, फिजिकल ज्योग्राफी का एरिया है, राइट. दूसरा चीज़ एरिया हो गया अर्बन एरिया में किस्लर का मॉडल्स हैं, एग्रीकल्चर में बॉन थ्यूनन का मॉडल है. इन सबों की चर्चा कर दीजिए. अगर शब्दों की कमी आपको बनती हो तो जब हम क्रिटिसिज्म लिखें उससे पहले लिख जाएं द यूजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ ज्योग्राफी लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, वी हैव ओशनोग्राफी एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज. इन सभी एरिया में जितने मॉडल्स का विकास हुआ है उसमें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल पैदा करता है, यूज करता है, राइट. इट इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इन दिस एरिया. सो होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.